महीना सितंबर का था। जयश्री रोजाना की तरह मंदिर से थोड़ी दूरी पर अपना ठिया लगाए जमीन पर बैठी थी। शाम होने को आ रही थी और उसके पास अभी काफी आम बिकने से बचे हुए थे। कुछ देर बाद एक कार मंदिर के सामने आकर रुकी और उसके अंदर से प्रथमेश बाहर निकला। भगवान के दर्शन कर वो वापस कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जयश्री पर पड़ी। उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधा और उसके पास पहुंचा। आम कैसे दिए? आइए साहब, 100 रुपए किलो है, बताइए कितने करूं? 100 रुपए तो बहुत महंगे हैं। चलो मैं आगे से ले लूंगा। नहीं नहीं साहब, आम अच्छी क्वालिटी के हैं, आप खाकर देख लीजिए, फिर जितने पैसे आपको ठीक लगे दे देना। ये कहकर उसने एक आम काटकर फौरन प्रथमेश को दे दिया। उसने आम खाया और उसके स्वाद को महसूस करके बोला, रहने दो, ज्यादा मीठे नहीं है, मैं कहीं और से ले लूंगा। साहब, आपको कम मीठे लग रहे हैं तो पैसे कम लगा लूंगी, ऐसे छोड़कर मत जाइए। मेरी बेटी की 2 दिन से तबीयत खराब है और उसकी दवाई भी लेकर आनी है। ये सुनकर प्रथमेश को उस पर दया आ गई और वो बोला, ठीक है, आप ऐसा करो कि सारे आम तौल दो। क्या कहा आपने? सारे आम? हाँ, तौल दो, कुछ घर ले जाऊंगा और कुछ मंदिर में बांट दूंगा। ये सुनकर जयश्री खुश हो गई और सारे आम तोल दिए। 6 किलो है साहब, 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए होते हैं। ठीक है, ये लो। पैसे मिलने पर जयश्री के चेहरे पर खुशी झलक आई। प्रथमेश ना जाने क्यों उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। जयश्री ने जल्दी से अपना सामान बांधा और वहाँ से निकल गई। अगले दिन फिर से जयश्री ने सेब का ठिया लगाया। शाम हो चली थी और उसके आधे सेब अभी भी नहीं बिके थे। आज तो लगता है भारी नुकसान होने वाला है। तभी फिर से प्रथमेश अपने मुंह पर रुमाल बांधे वहाँ पर आ गया। क्या बात है, आज तो सेब लगाए हैं आपने? जी साहब, बहुत मीठे हैं, बोलिए कितने कर दूं? प्रथमेश ने आज भी सारे बचे हुए सेब तुलवा लिए और उनके पूरे पैसे 800 रुपए जयश्री को दे दिए। आपकी मेहरबानी है साहब, वरना आज भी मेरा नुकसान हो जाता। अरे कोई मेहरबानी नहीं है, तुम सामान दे रही हो तो मैं भी पैसे दे रहा हूँ। तुम ये बताओ कि अब तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है? अब तो पहले से फर्क है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक होने में टाइम लगेगा। तुम चिंता मत करो, रोजाना जितने भी फल तुम्हारे बचा करेंगे मैं उन सबको खरीद लिया करूंगा। ये कहकर प्रथमेश ने फलों का थैला लिया और वहाँ से निकल गया। प्रथमेश के दिल में ना जाने क्या कश्मकश चल रही थी। वो अपने घर पहुँचा तो उसके भैया राघव और भाभी पल्लवी हॉल में बैठे हुए थे। आओ आओ प्रथमेश, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा भाभी, क्या बात कर रहे थे मेरे बारे में? पिछले 3 सालों से तो आपने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं, भला आज क्यों सोचने लगे? प्रथमेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भूलो मत, हम दोनों ने ही तुमको उस कामचोर बीबी से छुटकारा दिलाया था जो सिर्फ परेशान करना जानती थी। हाँ याद है, और आपने ही कहा था कि उसके छोड़ते ही आप मेरी शादी एक अच्छी लड़की से करवा देंगे, लेकिन 3 सालों में आपने मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा। अरे अच्छी लड़की देखने में टाइम लगता है देवर जी, कहीं फिर से उसी के जैसी मिल गई तो फिर से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सुनकर प्रथमेश अपने कमरे में चला गया। वो काफी देर तक बेड पर बैठा सोचता रहा। फिर रात के तकरीबन 12 बजे वो दबे पांव अपने कमरे से निकला और भैया भाभी के कमरे के दरवाजे से उनकी बातें सुनने लगा। इस प्रथमेश के तेवर आज कुछ बदले बदले नहीं लग रहे थे। एक पल को तो मैं डरी गई थी कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि उसकी शादी खत्म कराने में हमारा कितना बड़ा हाथ था। ये सुनकर प्रथमेश को एक झटका सा लगा और उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव उभर आए। वो अपने कमरे में गया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन फिर से जयश्री ने ठेला लगाया, लेकिन आज उसके सभी फल समय से बिक गए थे। माफ करना, आज मुझे देरी हो गई। और तुम्हारी बेटी की तबीयत अब कैसी है? इस पर जयश्री के चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? आपकी बेटी कहने में आपको शर्म आती है? ये सुनकर प्रथमेश हैरान रह गया और उसने अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया। तुमको कैसे पता कि मैं प्रथमेश हूँ? जब आप पहले दिन आए थे मैंने तभी आपको पहचान लिया था। मेरा तो मन था कि आपसे बात तक ना करूं,
लेकिन बेटी की तबीयत खराब थी और हाथ में पैसों की तंगी थी, इसीलिए मैंने सोचा अनजान बनकर ही सही आपको अपनी बेटी का ख्याल तो आया, वरना आप उसे भी मेरी तरह छोड़ देंगे, यही मैंने सोचा था। जयश्री, मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। इस पर जयश्री बिना कुछ कहे उसके साथ कार में बैठ गई। पूरे रास्ते वो किसी सोच में डूबी रही। उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए प्रथमेश की गाड़ी एक कच्चे मकान पर आकर रुकी। ये दोनों गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुँचे और प्रथमेश के कदम रुक गए। जयश्री घर के अंदर गई तो उसकी 15 साल की बेटी सृष्टि पलंग पर बैठी हुई चावल खा रही थी। मम्मी, आज आपको आने में देर हो गई थी ना, तो मैंने खुद से ही चावल उबाल कर खा लिए। तभी प्रथमेश भी घर के अंदर दाखिल हुआ। अपनी बेटी को उबले हुए चावल खाते देखकर उसका दिल भर आया और उसने झट से उसे गले लगा लिया। उसे देखकर सृष्टि ने गुस्से में उसे खुद से दूर कर दिया। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, कौन लगते हो आप मेरे? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे भूल गई? पिता थे तो पिछले 3 साल से कहाँ थे? मैं और मेरी माँ कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये तो आपने देख ही लिया है ना। अब तो आपके बगैर जीने की आदत सी हो गई है। जाइए आप अपने उसी बड़े से घर में जहाँ आपको अपने भैया और भाभी की जरूरत है, मेरी माँ की या मेरी नहीं। ये सुनकर प्रथमेश जयश्री के आगे हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर आ गया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? जो पिछले 3 सालों से तुम भुगत रही हो, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। जयश्री, मैंने हमेशा से भाभी को अपनी माँ समान समझा, इसलिए उनके हर एक झूठ को सच मानते हुए मैं तुमसे लड़ा करता था। वो जो भी तुमको सुनाती, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती, मैं बस हाथ बांधे देखता रहता था। मुझे बहुत अफसोस है कि उस वक्त मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब पछता रहा हूँ। आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? मुझे आपका चेहरा नहीं देखना और ना ही मेरी माँ को मैं देखने दूंगी। ऐसा मत कहो सृष्टि, मुझे बस एक आखिरी मौका दो। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। वो 3 साल जो तुम दोनों ने मुसीबतें उठाई, मैं उन्हें वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमको और अपनी बीवी जयश्री को अब मैं अपने से अलग नहीं रखूंगा। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। ये सुनकर सृष्टि कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जयश्री ने उसे इशारा करके रोक दिया। प्रथमेश ने देखा कि वो दोनों अब आगे कुछ नहीं बोल रही हैं, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। आओ जयश्री और मेरी बेटी सृष्टि, चलो अपने पापा के साथ अपने असली घर चले। ये दोनों अब चुपचाप प्रथमेश के साथ कार में बैठ गई। पल्लवी ने दरवाजा खोला तो प्रथमेश के साथ जयश्री और सृष्टि को देखकर ये दोनों ही हैरान रह गए। ये क्या प्रथमेश, तुम इसको फिर से उठा लाए? उठा कर नहीं लाया, ये मेरी बीबी है और ये घर इसी का है। आओ जयश्री। जयश्री और सृष्टि प्रथमेश के साथ उसके कमरे में चले गए, लेकिन सृष्टि और जयश्री अभी भी प्रथमेश से कोई बात नहीं कर रही थी। प्रथमेश ने अगले ही दिन एक वकील से बात की और उसको लेकर घर आया। मिस्टर राघव, प्रथमेश आपका भाई इस घर से अपना हिस्सा आपसे चाहता है। या तो आप इनसे हिस्सा लेकर ये घर छोड़ सकते हैं, या फिर इनको हिस्सा देकर इस घर के मालिक बन सकते हैं। अरे देवर जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सब वैसे ही मिलकर यहाँ रहेंगे ना, जैसे पहले रहा करते थे। नहीं भाभी, इस घर में या तो आप रहेंगी या मेरा परिवार। या तो 20 लाख रुपए आप मुझे दिलवा दीजिए या मुझसे लेकर इस घर को खाली कर दीजिए। अब पल्लवी और राघव ने समझ लिया कि उनका असली चेहरा प्रथमेश के सामने आ चुका है। राघव ने घर के आधे पैसे 20 लाख रुपए वकील के जरिए प्रथमेश को दे दिए। अब प्रथमेश ने अलग से घर ले लिया और अपने परिवार के साथ उसके अंदर शिफ्ट हो गया। देखो जयश्री, हमारा नया घर तुम दोनों को अच्छा लगा ना? इस पल जयश्री और सृष्टि दोनों की नजर प्रथमेश पर थी। आई लव यू पापा, ये कहते हुए सृष्टि प्रथमेश के गले लग गई। प्रथमेश की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। तभी प्रथमेश ने जयश्री का हाथ पकड़कर उसे भी गले लगा लिया। उनको गले लगाकर प्रथमेश को महसूस हो रहा था कि जैसे आज उसको सब कुछ मिल गया हो, जो 3 साल पहले उसने दूसरों की बातों में आकर खो दिया था। बिहार के गांव सोनपुर में 2 बहनें सीता और गीता दोनों ही बड़े प्यार से रहा करती थी।
बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और सुशील थी। उन दोनों की माँ दोनों को काफी प्यार से रखती और लाड प्यार देती, लेकिन पड़ोसी के लोग कभी उन्हें प्यार की नजर से नहीं देखते और ना ही प्यार से उनसे बात करते, क्योंकि लोग उन्हें गुस्से की नजर से देखते, बस उनके रंग की वजह से। वो दोनों बहनें काली होती हैं। एक दिन की बात है, दोनों बहनें बाजार जाती हैं सब्जी लेने। तब सीता कहती है, अच्छा माँ, चलती हूँ सब्जी लेने, आप जब तक आराम करिए, मैं और गीता जा रही है, आएंगे थोड़ी देर में। हाँ बेटा, जा जल्दी, अच्छे से जाना और कुछ खा लेना। हाँ माँ, आप आराम करिए। दोनों बहन चले जाते हैं साथ मार्केट और एक सब्जी की दुकान पर रुक जाते हैं। तब गीता कहती है, भैया भैया, हमें सब्जी चाहिए, सब्जी दे दो ना। तब सब्जी वाला कहता है, तुझे कोई और दुकान नहीं मिली क्या? मेरा टाइम खराब करने आई है, तुझे देखकर ही लोगों का दिन खराब हो जाता है, चल जा यहाँ से। ये कैसे बात कर रहे हैं भैया, हम तो बस सब्जी लेने आए हैं, क्या आप मुझे सब्जी देंगे? और बात खत्म करिए। नहीं, मुझे तुझे सब्जी बेचना नहीं है, चल जा यहाँ से, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू जा यहाँ से। चल छोड़ दे सीता, इसके जैसे बहुत देखे हैं, मुझे नहीं लेना सब्जी, अब यहाँ से चल। दोनों उदास होकर वहाँ से चल देती हैं और घर पहुँचते ही सीता रोने लगती है। तब उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? अरे मुझे बता, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे देख बेटा, रो मत, अरे मुझे बता तो हुआ क्या है? तू इतनी उदास क्यों है, क्यों रो रही है? गीता, तो कुछ बताना। क्या बताऊं माँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं हमें कोई देखना ही नहीं चाहता, जैसे देखते हैं जैसे हमने कुछ कर दिया हो। अगर काले हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप ही बताओ। अरे छोड़ बेटा, तू शांत हो जा, लोगों को तो काम है सिर्फ मजाक बनाना। जल्दी से तैयार हो जा, तुम दोनों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, काफी अच्छा रिश्ता है। ठीक है माँ, हम तैयार हो जाते हैं, जब तक आप अपनी तैयारी करो मेहमानों की। दोनों बहनें अच्छे से तैयार होकर बाहर चली जाती हैं। तभी लड़के की माँ और लड़का दोनों मुंह बनाने लग जाते हैं। तब लड़के की माँ कहती है, अरे क्या बहन, मुझे लगता था तुम्हारी बेटी सुंदर होगी, तुमने भी यही बताया कि तुम्हारी बेटियां सुंदर है काफी, फिर ये सब क्या है? मेरे दोनों बेटों के लिए मुझे हीरे जैसी बहू चाहिए, ना कि कोयले की खान। माफ करना बहन, मुझे ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। इतना कहकर सारे मेहमान चले जाते हैं और दोनों सीता की तरह रोने लग जाती हैं। तभी उसकी माँ उन दोनों को समझाती है और कहती है, देख बेटा, ये रिश्ता तेरे लिए था ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ तेरी सूरत से मतलब था, ऐसे रिश्ते नहीं चलते बेटा, कोई और बहुत अच्छा राजकुमार जैसा लड़का मिलेगा तुम दोनों को, देखना मैं शादी जरूर कराऊंगी तेरी। वो तो ठीक है सब, लेकिन हमारी तो कोई गलती ही नहीं है ना, फिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ये लोग क्या समझते हैं? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन की बात है, पास के ही गांव में लता नाम की एक औरत रहती है। उसके 2 बेटे थे और वो दोनों के लिए लड़की ढूंढ रही थी। तभी उसे पता चलता है सीता और गीता के बारे में। लता काफी लालची थी, उसने सोचा लड़की इतनी अमीर है तो दहेज तो भर भर कर देंगे, इसलिए लालच में वो जाने का फैसला करती है सीता के घर। उधर सीता की माँ फिर से उन्हें तैयार होने को बोलती है। तब सीता कहती है, नहीं माँ, अब नहीं होगा मुझसे, हमें भी ये रिजेक्ट करके चले जाएंगे और फिर एक बार हमें जलीलियत का सामना फिर करना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, इस बार ऐसा नहीं होगा, तू रेडी हो जा। ठीक है माँ, पर इस बार लास्ट ही होगा जो होगा। इतना कहकर सीता और गीता रेडी होकर सामने जाती हैं और लता को दोनों पसंद आ जाती हैं। सभी काफी खुश थे। सीता की माँ जैसे खुशी से फूले नहीं समा रही हो। तब लता कहती है, तो अब देरी नहीं करते हैं, जल्दी से हम आपकी बेटी को बहू बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो आपकी ही बेटी है दोनों। सीता और गीता दोनों की शादी लता की 2 बेटों से हो जाती है, सुनील और अनिल से हो जाती है और वो दोनों अपने ससुराल को जाने लगती हैं। तभी सीता अपनी माँ को पकड़कर रोने लगती है।
जैसे वो जाना ही नहीं चाहती हो। फिर भी जैसे तैसे दोनों अपने ससुराल पहुंच जाती है। उधर लता थाली के लिए वेट कर रही होती है। लता मन ही मन कहती है, अरे कब आएगी मेरी सोने की चिड़िया, कब मेरे घर को सामान से भर देगी, अब मुझसे ना वेट नहीं हो रहा। इतने में दोनों ही आ जाती हैं और लता का तो मुंह फटा का फटा ही रह जाता है, क्योंकि वो दोनों अपने साथ कुछ नहीं लाती। तब लता कहती है, अरे अरे ये क्या, अरे सिर्फ तुम दोनों ही हो क्या और कुछ नहीं? अच्छा अच्छा, सामान पीछे होगा ना बहू, अरे तुम सब आगे आ रहे हो। नहीं नहीं माँ जी, कोई सामान नहीं आ रहा, सिर्फ हम लोग ही आए हैं, लता मुंह बनाते हुए कहती है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, गीता को क्यों परेशान कर रही हो सवाल जवाब करके? पहले हमें अंदर तो लो, भैया भाभी भी थक कर आए हैं और आप हो कि सवाल जवाब ही कर रही हो। लता अपने बेटे की आरती उतार कर अंदर ले आती है और सभी वो सोचने लगती है, कैसे भिखारी है दोनों, मुझे लगा सोने से लाद के आएंगी, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल खाली ही आ गईं। सुबह होते ही लता अपने रंग दिखाने लगती है, गीता को परेशान करती है और दहेज के लिए ताने मारती है। तब गीता कहती है, सीता बहन देखो ना, माँ जी कितना भला बुरा सुना रही है, चलो ना माँ को बताते हैं सब। नहीं नहीं गीता, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो माँ बहुत परेशान हो जाएंगी। पहले ही वो हमें लेकर काफी परेशान रहती थी, अब अगर उन्हें पता चलेगा ना तो परेशानी और बढ़ सकती है, इसलिए छोड़ दो। अरे पता नहीं ये बदसूरत को कौन से जन्म का पाप लेकर आई है, मुझे तो लगा था मुझे मेरा मोटा पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, ऊपर से इतनी बदसूरत है दोनों, काली गाय लगती हैं बिल्कुल। अरे माँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मैंने देखा है माँ, वो दोनों नीचे से बहुत अच्छी हैं, आपका हमेशा ख्याल रखेंगी। अभी 4 दिन हुए नहीं आए उसे, तू माँ से जुबान लड़ाने लगा, शर्म नहीं आती तुझे बेशरम कहीं के, चला जा अपने काम पे। सुनील अनिल अपने काम पर चला जाता है। इधर सीता गीता दिन भर सास की सेवा करने में लगी रहती, कभी खाना लाती, कभी पानी लाती, कभी पैर दबाती, फिर भी नाता का मुंह बना ही रहता, तो फिर वो कभी भी खुश नहीं होती दोनों से। एक दिन लता सोचने लगी, ये दोनों मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगी, इनका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे जो हो, फिर मैं अपने दोनों बेटे की शादी दूसरी जगह कर दूंगी जहाँ दहेज मिलेगा। इतना कहकर लता रसोई में जाकर तेल निकाल लेती है और सारी बोतलों सीढ़ियों पर गिरा देती है, ताकि सीता और गीता गिर जाएं और चली जाएं। पर कुछ समय बाद लता सोने चली जाती है और खुद आकर गिर जाती है। लता जोर जोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागे लता के पास जाते हैं और देखते हैं कि लता का सर फट गया। तब सीता और गीता कहती हैं, चलो माँ जी को जल्दी हॉस्पिटल ले चलते हैं। सारे लता को हॉस्पिटल ले जाते हैं। काफी समय होने के बाद लता को होश आता है। अनिल और सुनील भी काम छोड़कर भागे भागे माँ के पास आते हैं और कहते हैं, देखा माँ, मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आज भाभी और गीता नहीं होते तो शायद हम आपको खो देते। वो दोनों ही आपको हॉस्पिटल में ले आए हैं। हाँ बेटा, तुमने सही बोला, सही कहा, इन दोनों को नुकसान देने का सोच रही थी और मैं ही गिर गई। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। मुझे समझ आ गया, इससे ये दोनों मेरी प्यारी बहू है, हम सब प्यार से रहेंगे। उस दिन के बाद सभी साथ हमेशा हमेशा खुश रहने लगे, हंसी खेल और एक सुखी परिवार की तरह। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।